साल बाद बंटी और रिया आखिरकार अपने परिवार के सामने वापस आ गए हैं। लेकिन उनके लौटते ही सूरज और ईशा के घर में पुराने रिश्तों का हिसाब फिर से खुलने वाला है। रिया अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में परिवार से मिलने की खुशी है, लेकिन बंटी के चेहरे पर सिर्फ एक डर दिखाई दे रहा है, सूरज का सामना करने का डर। 1 साल पहले बंटी रिया को लेकर अचानक घर से चला गया था। उस वक्त सूरज ने उसे अपना छोटा भाई माना था, लेकिन बंटी के इस फैसले ने पूरे परिवार को हिला दिया था। सूरज ने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, मगर बंटी और रिया कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। अब वक्त बदल चुका है। दोनों अपने बच्चे के साथ वापस लौटे हैं। रिया चाहती है कि उनका बच्चा अपने परिवार के प्यार से दूर न रहे, लेकिन बंटी जानता है कि घर की चौखट पार करते ही उसे अपने सबसे बड़े रिश्ते का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही ईशा की नज़र दरवाजे पर खड़े बंटी और रिया पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। उसके बाद उसकी नज़र रिया की गोद में मौजूद बच्चे पर जाती है। ईशा की आंखों में भावुकता आ जाती है। इतने में सूरज भी वहां पहुंच जाता है। सूरज की नज़र जैसे ही बंटी पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पुराने जख्म और गुस्सा एक साथ उसकी आंखों में दिखाई देने लगते हैं। बंटी सिर झुका लेता है। वह जानता है कि उसे अपने किए का जवाब देना होगा। बंटी धीरे धीरे सूरज के पास जाता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अब वह अपने बच्चे को परिवार से अलग रखकर जिंदगी नहीं जीना चाहता। सूरज कुछ नहीं बोलता। तभी रिया अपनी गोद में मौजूद बच्चे को सूरज की तरफ बढ़ा देती है। बच्चा मासूमियत से सूरज की तरफ देखता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है। सूरज का गुस्सा कुछ पल के लिए जैसे ठहर जाता है। वह बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। यह देखकर ईशा समझ जाती है कि सूरज के दिल में बंटी के लिए नाराजगी अभी भी है, लेकिन उसके अंदर रिश्तों की जगह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसी वापसी के साथ घर में एक और बड़ा तूफान जन्म लेने वाला है, क्योंकि माहिका सूरज और ईशा के बीच बढ़ती दूरी को देखकर ऐसा फैसला करने वाली है जिससे पूरे परिवार की सांसें अटक जाएंगी। बंटी और रिया की वापसी के बाद सूरज ने बच्चे को तो अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बंटी को अब भी माफ नहीं किया था। बच्चे के चेहरे पर नजर पड़ते ही सूरज का दिल जरूर पिघल गया, मगर उसे वह दिन याद था जब बंटी बिना किसी को बताए रिया को लेकर घर से चला गया था। उस वक्त पूरे परिवार ने कितनी परेशानियां झेली थीं, यह सूरज अभी तक नहीं भूल पाया था। बंटी चुपचाप सूरज के सामने खड़ा रहता है। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। आखिरकार वह सूरज से कहता है कि उसे पता है उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह अपने बच्चे को परिवार से दूर नहीं रखना चाहता। सूरज उसकी तरफ देखता है और कहता है कि गलती सिर्फ घर छोड़ने की नहीं थी, गलती उस भरोसे की थी जो उसने बंटी पर किया था। बंटी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ईशा माहौल को बिगड़ने से रोकती है। वह सूरज से कहती है कि बंटी ने जो किया वह गलत था, लेकिन अब एक बच्चे को उसके परिवार से दूर रखना भी सही नहीं होगा। ईशा की बात सुनकर सूरज कुछ देर शांत रहता है। तभी रिया आगे बढ़कर सूरज के सामने हाथ जोड़ देती है। वह कहती है कि वह किसी से माफी मांगने नहीं आई, बल्कि अपने बच्चे को उसका परिवार वापस देने आई है। रिया की बात सुनकर सूरज का गुस्सा थोड़ा कम होता है। वहीं घर के बाकी लोग भी बंटी और रिया को देखकर भावुक हो जाते हैं। इतने लंबे समय बाद घर में एक नया सदस्य आया है और सभी चाहते हैं कि पुराने झगड़े खत्म हों। लेकिन इसी बीच सूरज की नजर माहिका पर पड़ती है। माहिका दूर खड़ी होकर यह पूरा नजारा देख रही होती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उदासी दिखाई देती है। उसे लगता है कि घर में बंटी और रिया के लौटने के बाद अब किसी को उसकी चिंता नहीं है। ईशा भी माहिका के बदले हुए चेहरे को नोटिस कर लेती है, मगर इससे पहले कि वह माहिका से बात कर पाती, घर में शादी की तैयारियों की वजह से सभी लोग दूसरी तरफ व्यस्त हो जाते हैं। माहिका अकेली अपने कमरे में चली जाती है। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है, क्या इस घर में अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही? और यही गलतफहमी माहिका को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाली है जिसके बाद ईशा और सूरज दोनों के होश उड़ जाएंगे। माहिका के मन में पैदा हुई गलतफहमी अब धीरे धीरे उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है। घर में बंटी और रिया की वापसी के बाद हर कोई उनके बच्चे को लेकर खुश है। कोई बच्चे को गोद में उठा रहा है, कोई उसके लिए कपड़े ला रहा है और कोई उसके साथ खेल रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच माहिका खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। वह अपने कमरे में बैठकर बाहर से आती परिवार की आवाजें सुनती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जब से बंटी और रिया वापस आए हैं, सूरज और ईशा का पूरा ध्यान उन्हीं पर है। माहिका अपनी दवाइयों को देखती है और कुछ देर तक चुप बैठी रहती है। उसे अस्थमा की परेशानी है और ईशा हमेशा उसकी दवाइयों का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन आज माहिका को लग रहा है कि ईशा को उसकी कोई परवाह नहीं रही। इसी गलतफहमी में माहिका एक ऐसा फैसला कर लेती है
जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे से निकलती है। घर में उस वक्त सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, इसीलिए किसी का ध्यान माहिका की तरफ नहीं जाता। माहिका धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ईशा अपने काम से फ्री होकर माहिका के कमरे में जाती है। उसके हाथ में माहिका की दवाई होती है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही ईशा के कदम रुक जाते हैं। माहिका वहां नहीं होती। ईशा पहले सोचती है कि शायद वह घर के किसी दूसरे कमरे में होगी। वह पूरे घर में उसे तलाश करती है, लेकिन माहिका कहीं नहीं मिलती। अब ईशा की चिंता बढ़ जाती है। उसे तुरंत याद आता है कि माहिका को समय पर दवाई नहीं मिली तो उसकी सांस की समस्या बढ़ सकती है। ईशा सूरज को आवाज देती है। सूरज भी माहिका के गायब होने की खबर सुनकर परेशान हो जाता है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सूरज अपने लोगों को आसपास की गलियों में भेज देता है। ईशा भी पुलिस की मदद से माहिका को खोजने निकल पड़ती है। हर गली, हर रास्ता और आसपास का इलाका छाना जाने लगता है, लेकिन माहिका का कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ माहिका लगातार चलती हुई घर से काफी दूर निकल चुकी होती है। अब उसकी सांस तेज होने लगती है। वह सड़क किनारे बैठ जाती है और अपनी छाती पकड़कर सांस लेने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता कि उसी वक्त एक ऐसा इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो उसकी इस हालत का फायदा उठाकर सूरज और ईशा के लिए नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। माहिका सड़क के किनारे बैठी अपनी सांस को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसके पास इनहेलर नहीं होता और लगातार चलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। वह मदद के लिए आसपास देखती है, लेकिन सड़क लगभग सुनसान होती है। तभी मंदिर से वापस लौट रही काव्या की नजर माहिका पर पड़ती है। काव्या बिना देर किए उसके पास पहुंचती है। माहिका की हालत देखकर वह घबरा जाती है। वह माहिका को संभालती है और पूछती है कि वह यहाँ अकेली कैसे पहुंच गई। माहिका कुछ बोल नहीं पाती। काव्या उसे अपनी गोद में उठाने की कोशिश करती है और घर ले जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कहानी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश काफी समय से सूरज और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश रहा होता है। माहिका को अकेला देखकर उसे एक नया मौका दिखाई देता है। आकाश माहिका के पास पटाखे फेंकने लगता है। तेज आवाज और धुएं की वजह से माहिका की सांस और ज्यादा फूलने लगती है। काव्या आकाश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह जानबूझकर माहिका की हालत खराब करने की कोशिश करता है। तभी दूर से बंटी की नजर इस पूरे नजारे पर पड़ती है। बंटी दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। आकाश एक और पटाखा माहिका की तरफ फेंकता है। बंटी बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ता है और पटाखा जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल पटाखा बंटी के हाथ में फट जाता है। बंटी दर्द से तड़प उठता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। काव्या तुरंत बंटी के पास पहुंचती है। वह अपना आंचल फाड़ती है और बंटी के घायल हाथ पर पट्टी बांध देती है। बंटी दर्द में भी माहिका की तरफ देखता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसी बीच ईशा और सूरज भी वहां पहुंच जाते हैं। ईशा तुरंत माहिका के पास जाती है और उसे उसकी दवाई देती है। कुछ देर बाद माहिका की सांस सामान्य होने लगती है। ईशा उसे अपने सीने से लगा लेती है। सूरज दूसरी तरफ बंटी और काव्या को देखता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि बंटी ने माहिका को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन तभी सूरज की नजर बंटी के पास रखे एक मंगलसूत्र पर पड़ती है। सूरज को क्या पता था कि वह मंगलसूत्र असल में काव्या के लिए नहीं, बल्कि रिया के लिए खरीदा गया था। बंटी के घायल हाथ पर काव्या पट्टी बांध रही होती है और सूरज दूर खड़ा दोनों को देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद बंटी और काव्या के बीच रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। तभी सूरज की नजर उस मंगलसूत्र पर पड़ती है जो बंटी ने कुछ समय पहले खरीदा था। सूरज बिना बंटी से पूरी सच्चाई जाने एक फैसला कर लेता है। वह बंटी और काव्या के हाथ एक साथ मिला देता है और मंगलसूत्र उनके हाथों पर रख देता है। घर के कुछ लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बंटी का चेहरा अचानक उतर जाता है। वह जानता है कि यह मंगलसूत्र काव्या के लिए नहीं था, उसने इसे रिया के लिए खरीदा था। बंटी सूरज को रोकना चाहता है, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वह कुछ कह नहीं पाता। काव्या भी चुप रहती है। उसे लगता है कि शायद बंटी सच में उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करने वाला है। दूसरी तरफ रिया दूर से यह सब देख रही होती है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद बंटी ने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह बिना किसी को बताए वहां से चली जाती है। बंटी को जैसे ही रिया के जाने का पता चलता है, वह उसके पीछे भागता है, लेकिन रिया कहीं नहीं मिलती। अब बंटी के सामने दो रास्ते होते हैं, एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ रिया। वह आखिरकार फैसला करता है कि वह रिया को अकेला नहीं छोड़ सकता। बंटी रिया को ढूंढने निकल जाता है। सूरज को जब पता चलता है कि बंटी फिर से रिया के पीछे गया है,
तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वह अपने लोगों को बंटी की तलाश में लगा देता है, लेकिन इस बार बंटी पहले से ज्यादा सावधान होता है। वह रिया को लेकर शहर से बहुत दूर चला जाता है। सूरज हर संभव जगह तलाश करता है, लेकिन बंटी का कोई सुराग नहीं मिलता। ईशा सूरज को समझाती है कि शायद इस बार गुस्से के बजाय बंटी की पूरी बात सुननी चाहिए, लेकिन सूरज अभी भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि बंटी और रिया का रिश्ता इतना गहरा है। समय गुजरता जाता है और आखिरकार 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बंटी और रिया अब सिर्फ 2 प्रेमी नहीं रहे, उनकी जिंदगी में एक छोटा सा बच्चा भी आ चुका है। 1 साल बाद बंटी और रिया ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहिए। दोनों इतने समय से दूर रह रहे थे, लेकिन रिया को हमेशा लगता था कि उनका बच्चा अपने परिवार के प्यार से वंचित नहीं रहना चाहिए। बंटी इस फैसले से डर रहा था। उसे सूरज का गुस्सा याद था। उसे पता था कि सूरज ने उसे ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की थी। इसलिए घर लौटने का नाम सुनते ही बंटी के कदम रुक जाते हैं। रिया उसे समझाती है कि जिंदगी हमेशा डरकर नहीं जी जा सकती। वह कहती है कि अगर उन्होंने गलती की है तो अब उन्हें उसका सामना भी करना होगा। बंटी आखिरकार रिया की बात मान लेता है। दोनों अपने बच्चे के साथ घर लौटते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही रिया की आंखें नम हो जाती हैं। यह वही घर था जहां उसने कभी परिवार का हिस्सा बनने का सपना देखा था। बंटी कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। फिर दोनों अंदर आते हैं। ईशा सबसे पहले उन्हें देखती है। ईशा को यकीन नहीं होता कि बंटी और रिया सच में वापस आ गए हैं। वह धीरे धीरे उनके पास जाती है और रिया को गले लगा लेती है। फिर उसकी नजर बच्चे पर जाती है। ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इसी बीच सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज बंटी को देखकर कुछ पल बिल्कुल शांत रहता है। बंटी उसके सामने सिर झुका देता है। वह कहता है कि उसे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सूरज उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसके जाने के बाद परिवार पर क्या गुजरी थी। बंटी चुप रहता है। रिया आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर गलती हुई है तो उसकी सजा उसे और बंटी को दीजिए, लेकिन बच्चे को परिवार के प्यार से दूर मत कीजिए। सूरज बच्चे को देखता है। बच्चा मासूमियत से सूरज की तरफ हाथ बढ़ाता है। सूरज उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक होता है, लेकिन इस खुशी के बीच माहिका चुपचाप खड़ी होती है। वह देखती है कि घर का पूरा ध्यान बंटी, रिया और उनके बच्चे पर है। माहिका के मन में फिर वही पुरानी भावना जागती है। उसे लगता है कि अब उसे कोई याद ही नहीं करता, और इसी गलतफहमी के कारण माहिका घर से ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। बंटी और रिया की वापसी के बाद घर में खुशी का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे माहिका की परेशानी लगातार बढ़ रही है। वह चुपचाप सबको देखती रहती है। ईशा बच्चे के साथ समय बिता रही होती है। सूरज भी बंटी और रिया की वापसी को लेकर परिवार के साथ बातचीत कर रहा होता है। माहिका को लगता है कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची। वह कई बार ईशा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई काम बीच में आ जाता है। माहिका की बीमारी की वजह से ईशा हमेशा उसकी दवाइयों का ध्यान रखती थी, लेकिन आज माहिका को लगता है कि ईशा ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। इसी नाराजगी में माहिका अपने कमरे में चली जाती है। वह कुछ देर तक खिड़की के पास बैठी रहती है, फिर अचानक उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। उसे नहीं पता कि बाहर निकलना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ समय बाद ईशा माहिका की दवाई लेकर उसके कमरे में पहुंचती है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। ईशा पहले सोचती है कि माहिका शायद घर के किसी हिस्से में होगी। वह पूरे घर में तलाश करती है। माहिका नहीं मिलती। अब ईशा को चिंता होने लगती है। वह तुरंत सूरज को बताती है। सूरज भी माहिका को ढूंढने निकल जाता है। परिवार के लोग आसपास की गलियों में तलाश शुरू कर देते हैं। ईशा पुलिस की मदद लेती है। सूरज अपने लोगों को भी अलग अलग रास्तों पर भेज देता है। माहिका का फोन भी घर पर ही पड़ा होता है। अब परेशानी और बढ़ जाती है। ईशा को डर होता है कि कहीं माहिका की तबीयत रास्ते में न बिगड़ गई हो। उधर माहिका काफी दूर निकल चुकी होती है। वह लगातार चलती रहती है। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलने लगती है। अस्थमा की वजह से उसके लिए ज्यादा चलना मुश्किल हो जाता है। वह सड़क किनारे बैठ जाती है। उसके पास दवा नहीं होती। वह मदद के लिए इधर उधर देखती है। तभी सामने से काव्या आती दिखाई देती है। काव्या की नज़र जैसे ही माहिका पर पड़ती है, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। माहिका की हालत देखकर काव्या घबरा जाती है। वह उसे संभालती है, लेकिन काव्या को यह नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में आकाश वहां पहुंचकर माहिका की जिंदगी को और खतरे में डालने वाला है। काव्या माहिका को संभालकर घर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। माहिका की सांस लगातार तेज चल रही होती है और उसकी हालत देखकर काव्या बहुत परेशान हो जाती है।
तभी वहां आकाश पहुंच जाता है। आकाश की नजर माहिका पर पड़ते ही उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। वह जानता है कि माहिका को अस्थमा की परेशानी है। आकाश जानबूझकर माहिका के आसपास पटाखे फोड़ने लगता है। तेज आवाज और धुएं के कारण माहिका की सांस और ज्यादा फूलने लगती है। काव्या आकाश से ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन आकाश रुकने के बजाय और ज्यादा पटाखे फेंकने लगता है। माहिका जमीन पर बैठ जाती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। काव्या मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी बंटी वहां पहुंच जाता है। बंटी आकाश को देखकर गुस्से में आ जाता है। वह आकाश से माहिका से दूर रहने के लिए कहता है। आकाश उसकी बात नहीं मानता। वह एक जलता हुआ पटाखा माहिका की तरफ फेंक देता है। बंटी तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल पटाखा बंटी के हाथ में फट जाता है। बंटी के हाथ में चोट लगती है। काव्या तुरंत उसके पास पहुंचती है। वह अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर बंटी के हाथ पर बांध देती है। बंटी दर्द सहते हुए भी माहिका को देखता रहता है। इसी बीच ईशा और सूरज वहां पहुंचते हैं। ईशा माहिका को देखते ही उसके पास जाती है। वह तुरंत उसकी दवाई देती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। कुछ देर बाद माहिका की हालत संभलने लगती है। सूरज आकाश की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह आकाश को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे कानून के हवाले कर देगा। आकाश वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह एक और चाल छोड़ जाता है। सूरज जब बंटी और काव्या को देखता है तो उसे लगता है कि दोनों के बीच रिश्ता बन रहा है। वह बंटी के पास रखा मंगलसूत्र देख लेता है। सूरज को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह मंगलसूत्र काव्या के लिए नहीं बल्कि रिया के लिए खरीदा गया था। सूरज बंटी और काव्या को एक साथ देखकर पहले से ही गलतफहमी में था। अब उसके सामने मंगलसूत्र आने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बंटी काव्या को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर चुका है। सूरज बिना बंटी की बात सुने काव्या और बंटी के हाथ एक साथ मिला देता है। मंगलसूत्र उनके हाथों में रख दिया जाता है। घर के लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं। काव्या भी कुछ नहीं कहती। उसे लगता है कि शायद बंटी आखिरकार उसके साथ रिश्ता स्वीकार कर रहा है, लेकिन बंटी अंदर से टूट जाता है। वह जानता है कि यह मंगलसूत्र उसने रिया के लिए खरीदा था। बंटी सूरज को सच बताना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर उसने अभी रिया का नाम लिया तो घर में फिर से वही तूफान खड़ा हो जाएगा। उधर रिया दूर से यह सब देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि बंटी ने उसे छोड़ दिया है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। बंटी को जब रिया के जाने का पता चलता है तो वह तुरंत उसके पीछे भागता है। वह रिया को फोन करता है, लेकिन रिया फोन नहीं उठाती। बंटी हर जगह उसे खोजता है। आखिरकार वह रिया को एक सुनसान जगह पर पाता है। रिया उससे पूछती है कि अगर वह उससे प्यार करता है तो फिर परिवार के सामने सच क्यों नहीं बोलता। बंटी कहता है कि वह डर गया था। रिया कहती है कि डर की वजह से वह उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। बंटी उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। दोनों फिर से घर से दूर चले जाते हैं। सूरज को जब बंटी के जाने की खबर मिलती है तो वह बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वह बंटी को ढूंढने की कसम खाता है। ईशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस बार गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई जानकर फैसला लेना चाहिए, लेकिन सूरज के लिए बंटी का यह कदम एक बार फिर विश्वासघात बन चुका होता है। वह अपने लोगों को बंटी की तलाश में भेज देता है। दिन गुजरते हैं, फिर महीने गुजरते हैं और आखिरकार एक पूरा साल बीत जाता है। एक साल बीतने के बाद बंटी और रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब दोनों अकेले नहीं हैं। उनकी जिंदगी में उनका अपना बच्चा आ चुका है। रिया अपने बच्चे को देखकर खुश रहती है, लेकिन उसके दिल में एक कमी हमेशा रहती है। वह चाहती है कि उसका बच्चा अपने परिवार के बीच बड़ा हो। बंटी भी अब समझ चुका है कि परिवार से हमेशा दूर रहकर जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। उसे अपने किए पर पछतावा है। जाते हैं। आखिरकार वह सूरज से कहता है कि उसे पता है उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वह अपने बच्चे को परिवार से दूर नहीं रखना चाहता। सूरज उसकी तरफ देखता है और कहता है कि गलती सिर्फ घर छोड़ने की नहीं थी, गलती उस भरोसे की थी जो उसने बंटी पर किया था। बंटी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ईशा माहौल को बिगड़ने से रोकती है। वह सूरज से कहती है कि बंटी ने जो किया वह गलत था, लेकिन अब एक बच्चे को उसके परिवार से दूर रखना भी सही नहीं होगा। ईशा की बात सुनकर सूरज कुछ देर शांत रहता है। तभी रिया आगे बढ़कर सूरज के सामने हाथ जोड़ देती है। वह कहती है कि वह किसी से माफी मांगने नहीं आई, बल्कि अपने बच्चे को उसका परिवार वापस देने आई है। रिया की बात सुनकर सूरज का गुस्सा थोड़ा कम होता है। वहीं घर के बाकी लोग भी बंटी और रिया को देखकर भावुक हो जाते हैं।
इतने लंबे समय बाद घर में एक नया सदस्य आया है और सभी चाहते हैं कि पुराने झगड़े खत्म हों। लेकिन इसी बीच सूरज की नजर माहिका पर पड़ती है। माहिका दूर खड़ी होकर यह पूरा नजारा देख रही होती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उदासी दिखाई देती है। उसे लगता है कि घर में बंटी और रिया के लौटने के बाद अब किसी को उसकी चिंता नहीं है। ईशा भी माहिका के बदले हुए चेहरे को नोटिस कर लेती है, मगर इससे पहले कि वह माहिका से बात कर पाती, घर में शादी की तैयारियों की वजह से सभी लोग दूसरी तरफ व्यस्त हो जाते हैं। माहिका अकेली अपने कमरे में चली जाती है। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही होती है, क्या इस घर में अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही? और यही गलतफहमी माहिका को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाली है जिसके बाद ईशा और सूरज दोनों के होश उड़ जाएंगे। माहिका के मन में पैदा हुई गलतफहमी अब धीरे धीरे उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है। घर में बंटी और रिया की वापसी के बाद हर कोई उनके बच्चे को लेकर खुश है। कोई बच्चे को गोद में उठा रहा है, कोई उसके लिए कपड़े ला रहा है और कोई उसके साथ खेल रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच माहिका खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। वह अपने कमरे में बैठकर बाहर से आती परिवार की आवाजें सुनती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जब से बंटी और रिया वापस आए हैं, सूरज और ईशा का पूरा ध्यान उन्हीं पर है। माहिका अपनी दवाइयों को देखती है और कुछ देर तक चुप बैठी रहती है। उसे अस्थमा की परेशानी है और ईशा हमेशा उसकी दवाइयों का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन आज माहिका को लग रहा है कि ईशा को उसकी कोई परवाह नहीं रही। इसी गलतफहमी में माहिका एक ऐसा फैसला कर लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे से निकलती है। घर में उस वक्त सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, इसीलिए किसी का ध्यान माहिका की तरफ नहीं जाता। माहिका धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ईशा अपने काम से फ्री होकर माहिका के कमरे में जाती है। उसके हाथ में माहिका की दवाई होती है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही ईशा के कदम रुक जाते हैं। माहिका वहां नहीं होती। ईशा पहले सोचती है कि शायद वह घर के किसी दूसरे कमरे में होगी। वह पूरे घर में उसे तलाश करती है, लेकिन माहिका कहीं नहीं मिलती। अब ईशा की चिंता बढ़ जाती है। उसे तुरंत याद आता है कि माहिका को समय पर दवाई नहीं मिली तो उसकी सांस की समस्या बढ़ सकती है। ईशा सूरज को आवाज देती है। सूरज भी माहिका के गायब होने की खबर सुनकर परेशान हो जाता है।